एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी पॉइंट। मैं शिवम पांडे, आपका होस्ट और दोस्त, एक बार फिर से आपके सामने। आई होप मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आप सभी लोग स्वस्थ हैं अपनी लाइफ में और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। आप सभी को बताया कि एसएससी पॉइंट पे मैं शिवम पांडे जब भी आता हूँ आपकी जीएस के पोर्शन को पढ़ाता हूँ और अदर फैकल्टीज आपको यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहती है कंटिन्यूसली। एक अच्छे कंटेंट और कुछ अच्छी फैकल्टी के साथ हम आपकी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो आपको करना क्या है, हमारे साथ बने रहना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। चीज़ों को जितने दोस्तों तक पहुंचा पाए, अगर आपको अच्छा लगता है कि ये सभी बच्चों को जाना चाहिए तो आप वहां तक शेयर कर सकते हैं। आज आपने थंबनेल देखा होगा तो आप वीडियो पे आए होंगे और आपको पता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। मॉनेटरी पॉलिसी से हर एग्जाम्स में कुछ ना कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं और आप और एसएससी पॉइंट एक साथ ग्रो करेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं। जब आरबीआई की हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा आरबीआई के बारे में पहले हम जानेंगे कि आरबीआई की क्या क्या चीज़ें हैं, आरबीआई क्या क्या करती है और फिर वो कैसे मॉनेटरी पॉलिसी तक पहुंचती है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसा उसका टूल है। तो उसकी शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे। चलिए शुरुआत करें तो हम कह सकते हैं सर कि सबसे पहली बात कहेंगे सेंट्रल बैंक आरबीआई। भाई ये करती क्या है, जैसा नाम है वैसा काम है, सेंट्रल बैंक है तो सेंट्रल की चीज़ें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको टेक केयर करेगी। एपेक्स बैंक, एपेक्स जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है, तो उसे एपेक्स कोर्ट कहा जाता है। वैसे ही कहा जाता है एपेक्स को, एपेक्स बैंक जो सबसे टॉप क्लास का बैंक है हमारे यहाँ, उसकी बात की जाती है कि ये एपेक्स बैंक है। आगे बात करते हैं that control entire banking system of a country. It is the sole agency of note issuing. तो कहते हैं कि मुद्रा या करेंसी या नोट छापना इसका पूरा कंट्रोल किसके पास है, आरबीआई के पास है। ये सभी आपको पता है। इन इंडिया इट इज रिजर्व बैंक, इंडिया में। इंग्लैंड में इसे कहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। हर एक कंट्री का अपना बैंक होता है। इन अमेरिका इट इज कॉल्ड फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो हर एक कंट्री का अपना एक मेन बैंक होता है जो सरकार के साथ मिलकर सरकार के काम करता है और कंट्री की इकोनॉमी को बैलेंस करता है। ऐसे इंडिया में इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। पूछा जाए आरबीआई स्टैब्लिश कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1935 से ये वर्किंग है इसका, ठीक है। और आरबीआई जो एक्ट है वो 1934 है। मैंने अभी आप सभी लोगों को टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में एक लेक्चर में पढ़ाया है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1934 के एक सेकेंड शेड्यूल है और इस सेकेंड शेड्यूल में जितने भी बैंक आते हैं वो कॉमर्शियल बैंक होते हैं। जितने भी बैंक आते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक इसमें रजिस्टर्ड होते हैं और ये वहीं से सारे बैंकों को डील करता है, ठीक है। तो शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल दो ही टाइप के बैंक होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें सारी पढ़ाई हम करते हैं किसके बारे में, शेड्यूल बैंक के बारे में करते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले कहा जाता है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। पहला इसका काम क्या है कि एपेक्स बैंक है, सारे बैंकों को कंट्रोल करेगा, रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा। दूसरा, इसे बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। ये सरकार का खजांची, आप कह सकते हैं सरकार का बैंकर या सरकार का खजांची है। ये सरकार का खजांची क्यों है, क्योंकि भाई सरकार के सारे काम यही तो करता है, सरकार के बिहाफ पे सारे काम मौद्रिक से रिलेटेड यही करता है। कैसे, देखिए, सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, पहले तो बैंकर है, खजांची है, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, वित्तीय सलाहकार, क्या कहते हैं, वित्तीय सलाहकार, वित्तीय सलाहकार भी है। तो वित्त मामलों में सलाह देना इसका काम है, ठीक है। और टू द गवर्नमेंट, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेज अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या करता है, सरकारी खातों, जितने भी सरकारी खाते हैं उनका बैलेंसिंग, उनकी देखरेख कौन करेगा, सारा देखरेख कौन करेगा, आरबीआई करेगा। इसके बाद एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के बॉन्ड, जैसे आप कहते हैं ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड खुद थोड़ी बेचती है, ये किसके थ्रू है, आरबीआई के थ्रू बेचती है। तो आरबीआई गवर्नमेंट को जो पैसा चाहिए होता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज करती है और वो बॉन्ड्स आरबीआई और बैंकों के थ्रू रिलीज किए जाते हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्ट काम नहीं करती, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे करती है, इससे गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज रेगुलेट करने में
बहुत मदद मिलती है मनी मार्केट, जैसे कहते हैं मुद्रा बाजार, ठीक है, इसको नियंत्रित करने में, मतलब मनी का फ्लो या मार्केट को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। मार्केट कंट्रोल में इससे बहुत हेल्प मिलती है, नियंत्रण बना रहता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। भाई कोई भी वित्तीय या मनी से रिलेटेड बात हो, नेता को क्या पता, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उसको भी ढंग का नहीं पता होता है कि इतनी सारी चीजें होती है, क्योंकि वो कोई फाइनेंस की डिग्री लेके थोड़ी है, इकोनॉमिक्स थोड़ी है। हो सकता है इकोनॉमिक्स हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं हो, फिर सारे काम वो नहीं जान सकता, ठीक है। तो आरबीआई का काम है, यही डिपार्टमेंट है कि सरकार के सारे फाइनेंशियल काम करना, उसको एडवाइस करना, वही सारी चीजें लेती है कि सरकार के फेवर में, वो कंट्री के फेवर में काम करे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करती है भाई, गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम क्या प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। अब जब टाइम टू टाइम ये गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है तो आप कहोगे सर कि जब ये लोन प्रोवाइड करती है तो इस लोन प्रोवाइड प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, और क्यों प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट को कभी कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होती है, खर्च ज़्यादा करना पड़ता है। कितना खर्च ज़्यादा करना पड़ता है। फिजिकल पॉलिसी जो मैंने आपको पढ़ाई है उसमें आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट खर्च कब ज़्यादा करती है, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। तो भाई कमाई से ज़्यादा अगर आपको खर्च करना है तो क्या चाहिए, आपको चाहिए लोन। कमाई से ज़्यादा खर्च करना है तो लोन चाहिए। तो गवर्नमेंट बजट, डेफिसिट गवर्नमेंट बजट, इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, घाटे की अर्थव्यवस्था, जिसे हम कहते हैं बेसिकली क्या, घाटे का बजट। घाटे का बजट सरकार कब बनाती है, घाटे का बजट जब बनाती है जब सरकार को खर्च ज़्यादा करना होता है। इसी को कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसी को क्या कहा जाता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब गवर्नमेंट लोन लेती है सेंट्रल बैंक से, तो भाई डेफिसिट बजट के टाइम पे कई बार आरबीआई से लोन लेने का मतलब इंटरनल डेप्ट हो गया। इंटरनल डेप्ट का मतलब क्या हो गया, जो देश के अंदर ही कर्जा ले लिया गया। और जब आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लेती है, किससे, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लेती है, तो आप कहोगे ये एक्सटर्नल डेप्ट हो गया। ये क्या हो गया, एक्सटर्नल डेट हो गया। तो इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट दोनों तरह के डेट लेती है। तो जब आरबीआई से लेती है तो इसी को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या वर्ड होता है, जब गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो इस सरकार को टाइम पे लोन भी देती है भाई, अच्छी बात है। और क्या बात है इसके बारे में, करेंसी नोट्स, भाई आप सभी को पता है कि भाई द सेंट्रल बैंक इज नोन एज बैंक ऑफ इश्यूज। करेंसी नोट्स देती है। तो भाई लगभग में 1 रुपए के नोट को छोड़ के, 1 रुपए का नोट छोड़ दीजिए, क्योंकि इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारा जो वित्त मंत्रालय है, एक बार फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होगा, वित्त मंत्रालय के फाइनेंस जो सेक्रेटरी हैं उनका साइन होता है किस पे, 1 रुपए के नोट पे। बाकी सब पे आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। 1 रुपए का नोट कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है, मुझे तो याद नहीं लास्ट टाइम हमने 1 रुपए का नोट कब अपने हाथ में रखा होगा, ठीक है। मैंने कहा बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बैंकर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मैंने ये आपको बता ही दिया कि एडवाइजर है, ठीक है, अकाउंट्स मैनेज करती है, फाइनेंशियल। तो ये सारी चीजें तो हमने देख ली डेफिसिट फाइनेंसिंग। आगे बढ़ते हैं, बैंकर्स बैंक या सुपरवाइजरी बैंक। भाई सुपरवाइजर नाम सुना होगा आपने, आपके स्कूल में पढ़ा होगा। तो सुपरवाइजर सर या मैडम आती होंगी, कोई कहीं काम करता होगा तो वहां सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर क्या करता है, वॉच रखता है कि एवरीथिंग शुड बी फाइन अकॉर्डिंग टू द लॉ, एवरीथिंग शुड बी ओके। तो वो चाहता है कि सारी चीजें ओके रहें, तो उसे कहते हैं क्या, बेसिकली सुपरवाइजर कहते हैं। तो ये भी क्या है, बैंकर्स बैंक है, बैंकों का बैंक है भाई, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। क्यों बैंकों का बैंक है, क्योंकि भाई किसी को दिक्कत है, किसी भी बैंक को दिक्कत है, किसी भी कॉमर्शियल बैंक को दिक्कत प्रॉब्लम आती है, शेड्यूल्ड बैंक को, तो वो किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं, क्योंकि ये सबका हेड है। जैसे आपको कोई दिक्कत आए तो अपने पापा के पास जाएंगे कि भाई बहुत दिक्कत है पापा, कुछ पैसे दे दो, तो वही हाल है। The central bank is the banker's bank and also plays supervisory role. As a banker's bank, it is almost the same relation with the other bank of the country as the commercial bank with the own customer. सीधी बात है कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के कस्टमर है, जैसे हम पब्लिक क्या है, कॉमर्शियल बैंक की कस्टमर है। तो आप कहोगे जो रिश्ता जनता का कॉमर्शियल बैंक से है, जिस तरह से कॉमर्शियल बैंक जनता को फैसिलिटी देते हैं,
और उनसे उनके डिपॉजिट्स रखते हैं और उनको लोन प्रोवाइड करते हैं और अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, उनके सरप्लस अमाउंट को अपने पास रखता है, उनसे इंटरेस्ट लेता है, वो सारी सुविधाएं वो कॉमर्शियल बैंक्स को देता है। तो यही रिलेशन है। आगे बात करते हैं, कई बार उनको वो क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर लोन टू द कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट। याद रखिए, मार्क कीजिए, रेपो रेट वो रेट है जिसपे कॉमर्शियल बैंक्स को लोन मिलता है, किससे, आरबीआई से। तो आरबीआई गिविंग लोन टू कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक को जब पैसा चाहिए होता है तो आरबीआई इनको देती है। तो जितना पैसा जिस रेट पे देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। एक रेट और होता है बैंक रेट। क्या होता है, इसको मैं समझाऊंगा कि रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक आर अलाउड टू पार्क देयर सरप्लस फंड, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। भाई रिवर्स रेपो रेट भी होता है, आने वाली स्लाइड में आप समझेंगे। इसका मतलब जैसे ऐसे समझिए कि आपके पास पैसा सेविंग अकाउंट में है। जब आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में किसके पास रखते हैं भाई, किसी बैंक के पास रखते हैं, तो बैंक आपको उस पर 2 से 3% का ब्याज देती है सेविंग अकाउंट पे, ठीक है। वैसे ही जब कॉमर्शियल बैंक अपना सरप्लस अमाउंट किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं, तो आरबीआई भी 2 से 3% का ब्याज देती है, उसी को रिवर्स रेपो रेट कहेंगे, ठीक है। एज अ सुपरवाइजर द सेंट्रल एंड बैंक रेगुलेट एंड कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी है, जितने भी वायदे कानून है, उसको मानना पड़ता है, ये तय है। इसके अलावा आरबीआई कंटिन्यूसली एक्सरसाइज इंस्पेक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, उनको ऑडिट करना, उनकी क्रॉस चेकिंग करना कि दे आर गोइंग गुड और नॉट, व्हाट दे शुड डू, एवरीथिंग इज फाइन, ये सारी चीजें आरबीआई करती है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक इंश्योर दैट कमर्शियल बैंक मेंटेन कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो, बताऊंगा अभी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे एसएलआर कहते हैं, ये भी अभी आपको बताया जाएगा। अदरवाइज अगर ये कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं करते तो उन पे ब्याज लगाया जाता है, या तो पेनाल्टी से आप कहते हैं जुर्माना। जैसे भाई हम पे टाइम पे ईएमआई ना पे करो तो कमर्शियल बैंक्स क्या लगाते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, बाउंस चार्जेस लगाते हैं, वैसे इनके ऊपर भी लगता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब क्या है कि भाई आखिरी समय में भगवान की तरह काम करता है। आखिरी समय में या बुरे वक्त में, आप कह सकते हैं बुरे वक्त में भगवान का सहारा, तो ये बैंकों का भगवान है, ठीक है। वहां पे ये सहारा देता है इनको। कैसे भाई, देखिए, देख लेते हैं। कह रहा है कि एज वी नो कॉमर्शियल बैंक क्रिएट लायबिलिटी। ये क्या लायबिलिटी क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ भाई, लायबिलिटी क्रिएट कर मतलब कि आप बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में बांट देते हो और आपको कहीं से पैसा उठाते हो और कहीं बांट देते हो, आपके ऊपर कर्जा हो जाता है, तो लायबिलिटी बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। मेनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व, जितना कैश इनके पास है, कैश से ज्यादा लोन बांटने में करते हैं कि यहां से क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो पैसा कमाएंगे और बाद में इसको पे कर देंगे। तो पब्लिक से जितना डिपॉजिट इनको मिला है उससे ज्यादा ये लोन देने में बिलीव करते हैं। कई बार ऐसा होता है। हाउएवर देयर मे बी ओकेजन व्हेन अ बैंक सफर क्राइसिस ऑफ फाइनेंस। चलो कई बार इंटरेस्ट रिटर्न आता है, नो डाउट, लेकिन कई बार क्या होता है भाई, खराब वक्त आ जाता है। खराब वक्त में आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है और आपकी मतलब कहते हैं ना, लुटिया डमाडोल हो जाना। इन सच अ सिचुएशन द सेंट्रल बैंक एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सेंट्रल बैंक फिर उन कमर्शियल बैंक को एक्स्ट्रा मनी देता है और उनको बचाता है। आपको पता है यस बैंक 2019 में क्रैश हो गया था, एक तरह से उसके शेयर मार्केट्स की बुरी हाल हो गई थी। फिर इसको किसने 3 से 4 दिन के अंदर आरबीआई ने इसको संभाल लिया और आज भी ये अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। ऐसे कई सारे बैंक्स का जब बुरा हाल होता है तो उनको मर्ज कर दिया जाता है किसी और बैंक से। तो मर्जेंस एक्विजिशन पूरा कैप्चर कर लेना या मर्ज कर देना या फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना आरबीआई का काम है। भाई देखिए, अपने कस्टमर को सब लोग चाहते हैं कि उसके कस्टमर बने रहें, एज वेल एज जिन कस्टमर्स का पैसा इस बैंकों में लगा रहेगा वो कहीं ना कहीं इंडिया के सिटीजन है। इंडिया के सिटीजन है तो आरबीआई पे बिलीव करते हैं कि बैंकिंग सिस्टम आरबीआई अच्छा चलाएगी और इस बैंकिंग सिस्टम में भाई कहीं ना कहीं से
हमारे पैसे की सेफ्टी है। इससे सरकार सरकार पे भरोसा बना रहता है। अगर कोई भी बैंक डूब जाए और आम जनता का पैसा डूब जाए तो जनता का सरकार से भरोसा उड़ जाएगा, बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उड़ जाएगा। तो उस भरोसे को और सरकार पे भरोसे को बनाए रखने के लिए आरबीआई पूरी कोशिश करती है कि कोई बैंक डूबे ना, या उसमें एटलीस्ट जो आम जनता का पैसा है वो ना डूबे। पूरी कोशिश आरबीआई की यही रहती है। ठीक है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, भाई जिसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का क्या मतलब, विदेशी लेन देन। मतलब यहाँ पे जो डॉलर की पेमेंट आती है भाई, इसका सारा काम विदेशों से सारा काम लेन देन का कौन करता है, ये लेती है आरबीआई लेती है। सेंट्रल बैंक इज द कस्टडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे अब विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। जो हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार है, इसका सारा का सारा काम धाम कौन लेगा, आरबीआई की डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। क्योंकि भाई सरकार, आप देखते हैं कि जब सरकार होती है, जैसे मोदी जी कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो किसी किसी कंट्री से अरबों डॉलर की द्विपक्षीय वार्तालाप होती है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं, व्यापार के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं, तो उसमें देखते हैं मिलियन बिलियन डॉलर में, मिलियन डॉलर्स में क्या होता है, मिलियन डॉलर में ये पेमेंट होती है। तो ये पेमेंट कौन करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको पता है कि जब कोई चीज़ बाहर से मंगाएंगे तो डॉलर में पे करेंगे। हमने बहुत सारा लोन लिया है, लोन का इंटरेस्ट या लोन पे करना है या लोन पे इंटरेस्ट पे करना है, ये सारा किसमें पेमेंट होगी, डॉलर में। तो अगर कहीं डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये जो डॉलर है ये हमारे यहाँ कम हो गया, तो पाकिस्तान की तरह हम भी क्या दिवालिया, जिसे कहते हैं बैंक करप्ट होने की नौबत आ जाएगी। तो हम बैंक करप्ट ना हो, इसके लिए आरबीआई की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हमेशा बना के रखे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भाई हमारे यहाँ, आपको पता है कि हमारे यहाँ से बहुत सारे मजदूर या लेबर्स या स्किल्ड लेबर्स, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी इंडिया के बाहर रह के, आउटसाइड ऑफ इंडिया रह के पैसा कमाते हैं, वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जब वो घर पे पैसा भेजते हैं। ठीक है। इसके अलावा बट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इनटू द इंटरनेशनल मनी मार्केट। इसी बिहाफ पे वो कोशिश करेगी कि रुपये और डॉलर में बहुत ज़्यादा गैप ना आए, गैप कम रहे। ऐसा ना हो जाए कि हमारा एक डॉलर 1000 रुपये के बराबर हो गया, मतलब रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। हालांकि हमने वैल्यू को डिक्रीज किया है, रुपया और डॉलर के कंपैरिजन में इतना वीक था नहीं। जब ब्रिटिश छोड़ के गए थे तो हमारा रुपया काफ़ी स्ट्रांग था, एक डॉलर 20 रुपये के करीब में होता था, और फिर उसको डिग्रेड किया गया, रुपए की वैल्यू को घटाया गया डॉलर के कंपैरिजन में, ताकि बाहर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। क्योंकि जब वैल्यू घटेगी तो क्या होगा, अब मान लीजिए कि कोई कंपनी डॉलर में कमाती है, डॉलर पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, अगर उसको कुवैत में इन्वेस्ट करना हो तो एक कुवैती दिनार $4 के $5 के बराबर आता है। तो उसको वहां इन्वेस्ट करना सही रहेगा या इंडिया में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, जहां एक डॉलर की 80 से 82 रुपये वैल्यू, क्योंकि वो डॉलर में पैसा लेके आएगा और इंडिया में उसको रिसोर्सेज सस्ते पड़ेंगे, तो इंडिया में वो सस्ते में अपना प्लांट सेटअप कर सकती है। तो बाहर से ज़्यादा कंपनियों को ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हमने 1 से 2 बार, जैसे मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं कि अपनी करेंसी का रेट घटाना, वो भी किया है। ठीक है। कई कंट्री मुद्रा अवमूल्यन करती हैं। मुद्रा अवमूल्यन एक वो इस तरह की पॉलिसी मानी जाती है कि बाहर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज़्यादा कंपनियां आए, ताकि देश की ग्रोथ हो। ठीक है। Managed floating refers to the sale and purchase of foreign exchange with a view of achieving stability exchange rate in the domestic currency। तो डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपीस है। तो रुपए और डॉलर में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए, आप देख रहे हैं, मतलब मैं जब छोटा था तो 50 रुपये था, मतलब मैं क्लास 4-5 में था, तो 50 रुपये के करीब एक डॉलर होता था। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि 28 साल की एज तक आते आते मैंने देखा 80 रुपये हो चुका है, 82 रुपये हो चुका है। ठीक है। तो ये चलता रहता है। ठीक है। ये ऐसे बढ़ता रहता है, बट कोशिश करती है गवर्नमेंट की मेंटेन रहेगा तो चीज़ें आसान रहेंगी। बहुत ज़्यादा गैप आएगा तो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में रुपीज़ में कमा के डॉलर में पे कर पाना, मतलब आप समझते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कमाना पड़ेगा। आप 100 रुपये कमाएंगे तो $1 पे करेंगे। इंडिया में 10 रुपये की कॉफ़ी चाय मिल जाती है 15 रुपये की, तो भाई आप सोचिए अगर कहीं वो $1 की चाय हो वहाँ पे, तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, या $2 की चाय होगी तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो हालांकि ऐसा होता नहीं है, उसका अलग अलग एक तरीका होता है, बट फिलहाल में ये जानिए
कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, आरबीआई की होती है। आगे बढ़ते हैं। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये क्या है भाई? सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ कमर्शियल बैंक। Since the central bank hold reserve of the commercial bank, it transfer fund from one bank to another bank. अब आपको पता है कि जो कैश रिजर्व रेशियो है वो वही है, कैश रिजर्व रेशियो जो है, इसमें क्या होता है कि ये जो बैंक्स होते हैं अपना कुल जमा का कुछ कैश पार्ट किसके पास रखते हैं, सेंट्रल बैंक के पास, प्लस एक कॉमर्शियल बैंक से दूसरे कॉमर्शियल बैंक के बीच में बहुत सारे लेन देन होते हैं, ये आरबीआई के सुपरवाइजिंग में होते हैं। तो ये आरबीआई किस बैंक का ट्रांसफर फंड किसमें करना है, कैसे करना है, ये सारे काम आरबीआई करती है अपने हिसाब से। मतलब आरबीआई कोशिश करती है कि फिर बैंकों के बीच में कभी डिस्प्यूट ना हो इन चीजों को लेके, बैंकों के बीच में इन चीजों को लेके कभी कोई खास डिस्प्यूट ना आए, तो ये भी देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसी को कहा जाए क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो सबके जो लेन देन है उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो आरबीआई इसमें खुद ध्यान देखती है कि कॉमर्शियल बैंक्स के बीच में, एक कॉमर्शियल बैंक से दूसरे कॉमर्शियल बैंक के बीच में जो भी लेन देन का मुद्दा है वो सही से सुलझा रहे, क्योंकि सुपरवाइजर है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट में, हमारी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था या हमारी बाजार में पैसे का फ्लो, किसका, पैसे का फ्लो, यही मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए, ऐसा ना हो बहुत ज्यादा डाउन हो जाए। अगर मीडियम में है, बैलेंस है तो अच्छी बात है, बहुत ज्यादा कम या ज्यादा होने से बड़ी दिक्कत होती है। इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी बाय रेगुलेटिंग क्रिएटिंग ऑफ क्रेडिट। क्रिएटिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब सीधी बात जानिए कि लोन देना ही एक तरह का क्रेडिट होता है। तो लोन कितना दिया जाए या ना दिया जाए, तो हम अब पढ़ने वाले हैं कि कैसे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करती है, क्या उसके टूल्स होते हैं और वो किस तरह से बेसिकली मेज़र करती है, मनी कंट्रोल करती है मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। तो समझिए यहाँ पे सिंपल सी है, क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब पैसे की मात्रा को कंट्रोल करना। पैसे की मात्रा को कंट्रोल करने का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो लोन दिया जाता है, जो आरबीआई लोन देती है, किसको देती है, कॉमर्शियल बैंक को। जो कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है उसके अलग अलग रेट्स होते हैं। ये आपके इसमें एक और जोड़ लीजिए, एमएसएफ। तो आप कहेंगे बैंक रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट एंड एमएसएफ, इन सभी को। और क्वालिटेटिव टूल्स में गुणवत्ता मेंटेन होती है। तो हम देख लेंगे इसमें कि कहाँ कहाँ पे कैसे ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं अगली स्लाइड से। यहाँ से ध्यान से देखिए, बात की जा रही है बैंक रेट और रेपो रेट और एमएसएफ। ये तीनों एक तरह से कहीं ना कहीं से लोन लिया जाता है, आरबीआई लोन देती है किनको, कॉमर्शियल बैंक को। बट कौन सा कब यूज़ किया जाएगा, कौन सा कब यूज़ किया जाएगा, यहाँ पे मैटर करता है। तो यहाँ पे जो मैंने एमएसएफ लिखा है, क्या लिखा है, एमएसएफ, भाई दिख रहा है आप लोगों को, आई थिंक एमएसएफ, ठीक है, एमएसएफ, ठीक है। तो अब समझिए क्या है, बैंक रेट प्रेजेंट टाइम में 6.75% है, रेपो रेट प्रेजेंट टाइम में 6.5% है, एंड एमएसएफ का मतलब होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये है 4.65%। तो पहले सबका मतलब समझिए, सबके मतलब में बात करें तो बैंक रेट की बात की जाए, इट इज चार्ज अगेंस्ट द लोन ऑफर्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू द कॉमर्शियल बैंक। जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, लॉन्ग टर्म में लोन देता है, किसमें, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के टर्म में लोन देता है, विदाउट एनी कोलेट्रल, बिना किसी चीज को गिरवी रखे, बिना चीज को गिरवी रखे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मांगता, कोई कागज नहीं मांगता, और लोन देता है किसी बैंक को ग्रो करने के लिए लॉन्ग टर्म में, तो उसे क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। तो बैंक रेट के बारे में तीन चीज, विदाउट कोलेट्रल, गिवन टू द कॉमर्शियल बैंक, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए ये दिया जाता है। ये हमेशा ध्यान दिया जाए तो रेपो रेट के और एमएसएफ के कंपैरिजन में हमेशा इसका रेट हायर रहता है, इसका रेट हमेशा हायर रहता है इन तीनों रेट से, और ये डायरेक्ट इफेक्ट डालता है पब्लिक पे। अब समझिए क्या होगा, अब लॉजिक यहां पे समझिएगा, एक सिंपल सा लॉजिक है। सरकार को अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, कैश का फ्लो ज्यादा है,
आरबीआई को इसको मेंटेन करना है। तो आरबीआई क्या है, ये सारे वो रेट हैं जिस पे आरबीआई किसको लोन देगी, कॉमर्शियल बैंक को। आरबीआई किसको लोन देगी, कॉमर्शियल बैंक को देगी, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक इनसे लोन लेके करती क्या है, कॉमर्शियल बैंक इनसे लोन लेके पब्लिक में देती है। पब्लिक के डिपॉजिट से केवल कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं दे पाती, पब्लिक के डिपॉजिट इतने नहीं होते कि कॉमर्शियल बैंक बड़े बड़े बिजनेसेस को लोन दे दें या सबको लोन दे दे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको आरबीआई से वो लोन लेते हैं। आरबीआई से लोन 6% 7% पे लिया, पब्लिक को लोन कितने परसेंट, 12 से 13 से लेके 20% तक पे लोन देती है। तो ये गैप जो होता है इसमें एक अच्छी खासी कमाई बैंकों की होती है। तो बैंक लोन से ही कमाता है, लोन से मिले ब्याज से बैंक की अच्छी खासी कमाई होती है, ठीक है। और भी कुछ सारी फैसिलिटी देता है, लेकिन मेन कमाई यहां से आ जाती है। तो बैंक करते क्या है, बैंक एक्स्ट्रा पैसा उठा लेते हैं आरबीआई से लोन ज्यादा देने के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, आम पब्लिक को, क्योंकि उनके डिपॉजिट जितने आते हैं उससे उनका पूरा खर्चा नहीं चलने वाला। अगर उनको बिजनेस ग्रो करना है, आपको भी बिजनेस ग्रो करना है, तो आपको लोन लेना पड़ता है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ज्यादा पूंजी डालने के लिए। तो अब क्या होगा, ये क्या ले लेंगे, लोन ले लेंगे और बांटने लगेंगे। आरबीआई को लगा कि कॉमर्शियल बैंक बड़ा ज्यादा लोन बांट रहा है, मेरे से पैसा उधार लेके मार्केट में डाल दे रहा है। अब लोन जब आया आपके पास, आम पब्लिक के पास पैसा आया, तो लोन का पैसा खर्ची तो करेगी, कहीं इन्वेस्ट करेगी, तो लोगों को सैलरी मिलेगी, लोगों को सैलरी मिलेगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी तो मार्केट में वो डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट करने लगे, ज्यादा डिमांड क्रिएट करने लगे। और एक समय ऐसा आया कि इन्फ्लेशन आ गया, कीमतें बढ़ने लगी। तो आरबीआई कहेगी नाउ इट्स टाइम टू कंट्रोल। तो अब बताइए वो कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी। याद रखिए, यहां जितने भी रेट आप पढ़ेंगे, जितने भी रेट आप पढ़ेंगे, एक चीज याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सभी रेट्स को बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन की सिचुएशन में सभी रेट्स को गिरा दिया जाता है। एक सिंगल सा काम है, इन्फ्लेशन में सभी रेट को बढ़ा दीजिए, डिफ्लेशन में सभी रेट को गिरा दीजिए। ये हमेशा याद रखिए। अब कैसे वर्क करेगा समझिए। मान लीजिए कि अभी ये 100 रुपए में 6.75 रुपए ब्याज देते हैं, हालांकि ये करोड़ों में लोन लेते हैं, तो इनके लिए जो ब्याज देना 6.75% एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है इंटरेस्ट का। मान लीजिए एक सिचुएशन देता हूं कि आरबीआई ने कह दिया कि अब ये जो तुम्हारा बैंक रेट है ये 20% होगा, मतलब 100 रुपए में तुम 20 रुपए इंटरेस्ट दोगे, हालत खराब हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, कहेंगे नहीं भैया हमें आपसे लोन नहीं चाहिए। और जब ये खुद लोन नहीं लेंगे तो केवल बैंक डिपॉजिट से इनका काम नहीं चलेगा, तो ये पब्लिक को भी लोन नहीं दे पाएंगे। और पब्लिक को जब लोन नहीं देंगे तो पब्लिक के पास पैसा कहां से आएगा, अर्निंग और सैलरी से कितना पैसा आएगा। तो क्या करेगी, पब्लिक अपने खर्चे कम कर देगी, डिमांड कम कर देगी, मार्केट में मनी का फ्लो रुक जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तो क्या करेगी, इन्फ्लेशन में बैंक रेट हायर, इन्फ्लेशन में देखिए, इन्फ्लेशन में क्या होगा, बैंक रेट हायर, और डिफ्लेशन में क्या होगा, डिफ्लेशन में लो। अब डिफ्लेशन में लो, मान लीजिए कि अभी 6.75% है। एक कंडीशन देता हूं कि आरबीआई ने कहा कि भाई चलो 4% लॉन्ग टर्म लोन है, बिना कोलेट्रल के तो मैं 4% पे लोन दे रहा हूं। कॉमर्शियल बैंक टूट पड़ेंगे लोन लेने के लिए कि 4% पे लोन, मैं तो कस्टमर से 15, 13, 14, 15, 20% लेता हूं। फटाफट लोन उठाएंगे। जब मार्केट में मंदी रहेगी तो आरबीआई इस रेट को डाउन कर देती है, कहती है चलो भाई 5%, 4%, 0.5, 0.15, 0.25 का भी परसेंट कॉमर्शियल बैंक का करोड़ों की बचत करता है, क्योंकि अरबों में, करोड़ों में ये लोन लेते हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट में लोन लेते हैं। तो इससे क्या होगा, 0.5% भी कम हो जाए ना, 0.5% अगर बैंक रेट कम हो जाए, क्योंकि इस पर कोलेट्रल नहीं देना होता है, बड़ी बात यह है, तो वो तुरंत क्या करेगी, बहुत ज्यादा लोन उठाएंगे और लोन उठा के करेंगे क्या, पब्लिक में बांटेंगे कि आओ भाई, तुरंत आरबीआई कॉमर्शियल बैंक कहेंगे कि आपको छूट पे लोन मिल रहा है, आप पे कॉल आने लगेगी सर लोन ले लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 से 12% हो गया है, 12.5, 0.5% का वो आपको गैप दे देंगे। और फिर क्या करेंगे, लोन बांट देंगे, लोन बांटते ही मार्केट में पैसा खूब सारा आ गया और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो गई। तो समझ में आ गया, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, याद रखिए। रेपो रेट का मतलब है इट इज चार्ज फॉर द रीपर्चेजिंग सिक्योरिटी सोल्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू द सेंट्रल बैंक। अब समझिए क्या है, हर बार आप बैंक रेट पे लोन नहीं ले सकते, क्योंकि बैंक रेट रेपो रेट से हायर होता है। तो कई बार क्या होता है कि कमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट बॉन्ड और सिक्योरिटीज होती है, तो वो कोलैटरल रखते हैं। क्या रखते हैं, कोलैटरल, कि भाई ये हमारी सिक्योरिटीज है, इसके बिहाफ पे हमें लोन दीजिए।
तो लोन लेते हैं लेकिन कोलेट्रल रख के देते हैं। जब आप कोलेट्रल या कोई चीज़ गिरवी रख के लोन लेते हो तो आप पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम लगता है। तो आरबीआई इस पे करंट टाइम में 6.5% लगाती है, उस पर 6.75। देखिए 0.25 का ही डिफरेंस है, लेकिन ये 0.25 का डिफरेंस करोड़ों रुपए बचाता है। तो क्या होता है जब ये लोन लेते हैं तो ये 6.5% और क्या रखते हैं उसके बदले में, उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखते हैं। अच्छा उस टाइम पे है, लेकिन जब ये लोन रिटर्न करते हैं तो करते क्या है, जब लोन रिटर्न करते हैं तो आरबीआई ने जो कोलेट्रल लिया वो वापस देगी ना, आरबीआई इनका कोलेट्रल वापस देगी। तो उसी को कहा जाता है इट इज चार्ज फॉर रीपरचेजिंग सिक्योरिटीज सोल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक टू द सेंट्रल बैंक। तो जो गिरवी रखी है सिक्योरिटीज, जब लोन का पैसा रिटर्न करेंगे तो वो सिक्योरिटीज वापस मिलेगी, कॉमर्शियल बैंक को वो सिक्योरिटी वापस मिलेगी ताकि वो दोबारा यूज कर सके। तो उस पर जो इंटरेस्ट लगाया उतनी देर गवर्नमेंट ने रखा, आरबीआई ने रखा और आपको पैसे दिए, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लगेगा ना, उसी को कहते हैं रेपो रेट, उसको कहते हैं 6.5%। तो बैंक रेट और रेपो रेट में एक सिंगल सा फर्क है, ये बिना किसी कोलेट्रल के मिलता है, ये लॉन्ग टर्म पे मिलता है। इसको जब बैंक रेट बढ़ाया घटाया जाता है तो डायरेक्ट इफेक्ट आता है पब्लिक पे, बैंकों पे तुरंत इफेक्ट आता है, पब्लिक पे तुरंत इफेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा, इसका इंपैक्ट डायरेक्ट आएगा क्योंकि ये बिना कोलेट्रल वाला लोन है। ठीक है, यहां पे ये बैंक आपस में अपनी जरूरतों के लिए करते हैं और क्योंकि कोलेट्रल रखते हैं तो इसके कंपैरिजन पे इस पे लोड कम होता है। हालांकि इसके भी रेट को अगर बढ़ा दिया जाए तो पब्लिक पे इफेक्ट आएगा, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता इसका। इसीलिए मैक्सिमम आरबीआई कौन सा टूल यूज करती है, बैंक रेट का यूज सबसे ज्यादा करती है। सबसे ज्यादा यूज किसका करती है, बैंक रेट का। सबसे ज्यादा बैंक रेट घटाया बढ़ाया जाता है, रेपो रेट को जरूर बढ़ाया जाता है लेकिन कभी कभी, हर टाइम नहीं। सबसे ज्यादा किसका यूज करती है, बैंक रेट का। रेपो रेट में क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म का लोन होता है। जब जैसे कभी कभी होता है कि शॉर्ट टर्म का लोन चाहिए 80-90 दिन का, 40 दिन का, तो ये क्या करेगी, ये कुछ सिक्योरिटीज रख देंगी आरबीआई के पास और उसके बदले में लोन ले लेंगी और बाद में वो लोन जब चुकता करेंगी तो अपनी सिक्योरिटीज वापस लेंगी और उस पर जो इंटरेस्ट है वो देना है। तो इसीलिए कहा जाता है इट इज चार्ज फॉर रीपरचेजिंग सिक्योरिटी सोल्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू सेंट्रल बैंक। लेकिन कमर्शियल बैंक ने बेचा क्यों, उसके बदले लोन लेने के लिए। समझ में आ गई बात। तो अपनी सिक्योरिटीज वापस लेनी है तो आरबीआई कहती है भाई इस पे मैं इंटरेस्ट तो लूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें पैसा दिया है। तो आप कुछ भी गिरवी रखे बैंक के पास तो बैंक आपसे ब्याज लेती है कि नहीं लेती है, वैसे आरबीआई इनसे लेती है। लेकिन क्योंकि ये बैंक सिक्योरिटी के बदले पैसे लेते हैं और अपनी सिक्योरिटी रिपर्चेस करते हैं तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा पब्लिक पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता। लॉन्ग टर्म में जरूर इफेक्ट आएगा लेकिन तुरंत इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तुरंत कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट, स्लोली कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट। बात वही है जैसा कि मैंने बताया कि अगर 6.5% ब्याज ले रही है, मतलब 100 पे 6.5 रुपए ले रही है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हम तुमसे रेपो रेट 12 रुपए लेंगे, कितना रुपए लेंगे भाई, 12% लेंगे। अगर ये 12% हो गया, मतलब अब एक तो आप कोलेट्रल रख के लोन ले रहे हो, ऊपर से जब आप लेने जा रहे हो तो 100 रुपए में 12 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो आप क्या कोशिश करोगे कि कम लोन लें, कोलेट्रल कम रखें और कम लोन लें, क्योंकि कोलेट्रल छुड़ाने में फिर मुझे उतना ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि फिर ये भी लोन लेना कम कर देंगे। तो जैसा मैंने बोला, सभी रेट को इन्फ्लेशन में बढ़ा दो और डिफ्लेशन में सारे रेट को घटा दो। वहीं अगर आरबीआई कहती है कि भाई 6.5 की जगह तुम्हें हम 3% पे रेपो रेट देते हैं, तुम्हें 3% पे देते हैं, तो आप क्या करोगे, 3% में अब जिस कोलेट्रल पे, जिस सिक्योरिटी पे आप 100 रुपए का लोन लेते थे, अब उस पर 200 का ले सकते हो, क्योंकि ये 6.5 से 3, 200 की जगह 250 का लोन ले सकते हो। मतलब एक पेपर, मान लीजिए भाई कि आपके पास एक बॉन्ड है जिसकी कीमत 1000 रुपए है और 1000 के बदले आप ले सकते हो 1500 का लोन, और गवर्नमेंट ने यही रेट गिरा दिया, तो अब 1500 की जगह 2000 का लोन ले सकते हो उसी 1000 के बॉन्ड पे। तो आसान हो गया ना काम, सेम चीज पे ज्यादा चीजें, मतलब कहते हैं कि एक उसी पैसे पे ज्यादा चीजें मिल जाना। तो क्या करेंगे, ये ज्यादा लोन उठाएंगे और पब्लिक में ज्यादा लोन बांटेंगे। ठीक है, सेम सिक्योरिटीज पे 2 करोड़ का लोन मिल रहा है, पहले वो 1 ही करोड़ का लोन मिलता था, तो 1 ही करोड़ लोन बांट पाते थे। अब 2 करोड़ का लोन बांटेंगे तो पब्लिक से ज्यादा पैसा कमाएंगे और पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे। तो इसीलिए क्या होता है, इसको बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है और गिराने से डिफ्लेशन की दौर से हम बाहर आ जाते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको लिखना जरूरी है, ये याद रखिएगा, इसको लिखना बहुत कंपलसरी, इसको एज इट इज लिख लीजिएगा। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये शॉर्ट टर्म लैंडिंग फैसिलिटी है। शॉर्ट टर्म मतलब, शॉर्ट टर्म का मतलब बड़ी इमरजेंसी, मैंने लिखा ना इमरजेंसी, जैसे कि
रातों रात, इसे कहा जाता है यूज टू बोरो द फंड्स ओवरनाइट फ्रॉम द आरबीआई। अचानक बड़ी इमरजेंसी आ गई, एकदम फंड का कोलैप्स हो गया और आपको तुरंत चाहिए, तो आरबीआई ने ये फैसिलिटी दी है कि ठीक है भाई, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इस तरह का, या 24 घंटे का भी लेना हो, ऐसा भी होता है 24 घंटे, ऐसे भी आपको बहुत शॉर्ट टर्म में कभी कोई पैसे की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो आरबीआई कहती है कि कोई बात नहीं, आप ले सकते हो, इन इमरजेंसी आप ले सकते हो। उस पर अभी प्रेजेंट टाइम में 4.65% है, क्योंकि ये इन इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में ही लेगा। लेकिन इसका भी रेट अगर बढ़ा दिया जाए, सीधी बात है, अगर इसका भी रेट बढ़ा दिया जाए तो इमरजेंसी में, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कह देती, आरबीआई कह देती कि हम 20% लेंगे क्योंकि तुम्हारे में इमरजेंसी है, तो आप कहीं और से जुगाड़ करते, इमरजेंसी में कहीं और से जुगाड़ करते, आरबीआई से पैसा नहीं लेते, कहते यार 20%, ठीक है, तो इमरजेंसी का जो फंड उठाया है उसको फिर लोन बांटोगे, बिल्कुल नहीं बांटोगे, अरे यार 20% इतना नहीं देना है। लेकिन अगर यही, तो इन्फ्लेशन में अगर ये रेट बढ़ा दिया तो इससे भी क्या होगा, मार्केट में पैसा कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो पब्लिक को ज़्यादा लोन ऑफर करना, किसी इंडस्ट्री को लोन देना है, इमरजेंसी सिचुएशन दिखा के इससे क्या किया, आरबीआई से शॉर्ट टर्म में लोन लिया, उसको दिया और कहीं से पैसा अरेंज करके आरबीआई को 4.65% इंटरेस्ट लगा के वापस कर दिया, और उसके सामने वाले से ज़्यादा कमाना है। हालांकि इमरजेंसी में यूज़ की जाती है, जान लीजिएगा, शॉर्ट टर्म लेंडिंग फैसिलिटी है, ये बिजनेस क्राइसिस के टाइम पे यूज़ करती हैं बैंक। लेकिन मैंने जैसे बोला कि इन्फ्लेशन में कोई भी परसेंटेज वो बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मनी सप्लाई पे इफेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या होता है, फिर से बोल रहा हूँ, बैंक रेट इम्पैक्टफुल है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, सबसे ज़्यादा प्रयोग बैंक रेट किया जाता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बैंक रेट क्यों उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कौन सा है, बैंक रेट है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलिए, तो अब आपने समझ लिया आज कि बैंक रेट क्या होते हैं, ठीक है, आपने समझा बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट और रेपो रेट का डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ भी समझ में आ गई है। इसी के साथ साथ आपको एमएसएफ भी समझ में आ गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, कब यूज़ की जाती हैं, शॉर्ट टर्म में यूज़ की जाती हैं, लॉन्ग टर्म में यूज़ की जाती है, इमरजेंसी में यूज़ की जाती हैं, कैसे सभी चीज़ों का रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है, और दिखाने से सीधी बात है, सारे के रेट बढ़ेंगे तो सब बैंक लोन कम ले पाएगी आरबीआई से, सिंपल कंसेप्ट होता है, और उतना ही कम लोन आपको दे पाएगी पब्लिक को। और वही अगर इसके रेट घटेंगे तो आप ज़्यादा पैसे उधार लेने की कोशिश करेंगे। फिर कमर्शियल बैंक थोड़ा सस्ता लोन पब्लिक को भी ऑफर करते हैं, तो पब्लिक भी दबा के उनसे पैसा उठाती है अपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, अपने अपने कामों को करने के लिए। लगभग में प्रेजेंट टाइम में सभी लोग थोड़े बहुत लोन का उपयोग करते हैं, नहीं कुछ तो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर ले तो वो भी एक तरह का लोन है। आते हैं और समझते हैं कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर क्या होता है। भाई कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ही है कि जो पब्लिक बैंक में जो डिपॉजिट करती है, क्या करती है भाई, सेविंग अकाउंट में अपना पैसा डिपॉजिट करती है, राइट, कैश के फॉर्म में डिपॉजिट करती है। आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप क्या सेविंग अकाउंट में अपना पैसा डाल के आए, सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं। उस सेविंग अकाउंट का कुछ फिक्स परसेंट ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट होल्ड एज अ कैश विद द सेंट्रल बैंक। तो मान लीजिए कि 100 रुपये जमा करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में रेट है 4.5%, तो बैंक कहती है कि 100 रुपये में 4.5 रुपये तो तुम्हें कमर्शियल बैंक को अपने 100 रुपये का अगर उनके पास डिपॉजिट आया है तो 4.5 रुपीज़, 4.5 रुपये उनको अपने पास क्या करना है, कैश के फॉर्म में रखना है। किसके फॉर्म में रखना है, कैश के फॉर्म में रखना है विद द सेंट्रल बैंक। इससे क्या होगा कि कभी भी दिक्कत आई तो सेंट्रल बैंक के पास कुछ कैश तो रहेगा, ठीक है। तो 100 का 100 लोन नहीं बांट सकते ना आप, 100 में से 4.5 रुपये तो सेंट्रल बैंक के पास रख लिए। फिर एक आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, ये है 18%, प्रेजेंट टाइम में कितना है, 18%। आरबीआई ये भी कहती है कि कॉमर्शियल बैंक को अपने टोटल जितना भी डिपॉजिट आता है उसका मिनिमम 18% लिक्विड एसेट में रखना है। लिक्विड एसेट वो एसेट होते हैं जो या तो कैश के फॉर्म में या जिनको तुरंत कैश कराया जा सकता। जैसे आप गोल्ड ले लें, कोई गवर्नमेंट बॉन्ड ले लें, कैश ले लें, ये क्या है, ये मोस्ट लिक्विड का मतलब जो तुरंत कैश के फॉर्म में चेंज हो। तो 18% इनको क्या करना है, इस फॉर्म में रखना है। तो इसी को मिला के LRR कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम कह सकते हैं कि ये 4.5% था
और ये 18% है, तो 22.5% क्या हो गया, LRR हो गया। मतलब 100 रुपए में 22 रुपए, 22.5 रुपीज तो इनको ऐसे अपने पास रखने ही रखने हैं। तो बचे कितने, 77.5। अब ये केवल 77.5 रुपीज को एज ए लोन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, तो करेंगे क्या। इन्फ्लेशन के सिचुएशन में आरबीआई कहेगी कि जो तुम्हारा सीआरआर है इसको मैं 10% कर रहा हूं, और जो तुम्हारा एसएलआर है इसको मैं कर दे रहा हूं 18 से लेके 24% पे। अब देखिए 100 रुपए में, अब 100 रुपए में कितने रुपए, 34 रुपए बैंकों को अपने पास रखने हैं। अब कितना रुपए का लोन दे सकती हैं, अब लोन केवल 66 रुपीज का दे सकती हैं। क्या कर सकती हैं, 66 रुपीज का दे सकती हैं। तो कहाँ 77.5 दे रहे थे, कहाँ 66 दे पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मार्केट में कैश का फ्लो घट जाएगा और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में पढ़ा चुका हूं, तो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन समझ में नहीं आ रहा। वहीं पे अगर आप डिफ्लेशन की बात करें, डिफ्लेशन के केस में कैश रिजर्व रेशियो को क्या करेगी, घटा देगी। इसी के साथ साथ एसएलआर को भी क्या करेगी, घटा देगी। तो सीधी बात है, यहाँ पे दोनों बढ़ाएगी, इन्फ्लेशन में दोनों बढ़ जाएंगे, डिफ्लेशन में दोनों घट जाएंगे। 4.5 की जगह कहती है चलो 2 ही रुपए 2% कैश में रखना है, और ये 18 को गिरा के वो कर देती है 10%। तो अब क्या होगा, 2 और 10 12% हो गए कि अब 88 रुपीज वो लोन बांट सकते हैं। तो मार्केट में लोन ज्यादा बांटने लगेंगे। तो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर को भी अच्छे खासे तरीके से आरबीआई यूज करती है। कैश रिजर्व रेशियो भी बढ़ा देती है और एसएलआर भी बढ़ा देती है। दोनों बढ़ा देने से मार्केट में फ्लो घट जाता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे पाते, कैपेसिटी घट जाती है। तो आई थिंक कैश रिजर्व रेशियो और सीआरआर एसएलआर में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, गोल्ड बॉन्ड्स के फॉर्म में रखा जाता है, लिक्विड एसेट में रखना है, ठीक है, लिक्विड एसेट में रखना है, ये याद रखिएगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस, इसको जैसे मैं लिख रहा हूं ना, जैसे जैसे एग्जाम्पल समझा रहा हूं, उन सभी चीजों को एज इट इज, ये मैंने नोट्स खुद हाथ से लिखे हैं, ताकि मैं चाहता हूं आप भी ऐसे हैंडमेड नोट्स बनाएं। हैंडमेड नोट्स के फायदे क्या होते हैं कि कुछ वहां पे स्पेस बची रहती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कभी मिला तो आप लिख लोगे। याद रखिए, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ सब टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है आरबीआई। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले आप देख लें कि करंट टाइम का एसएलआर, सीआरआर या रेपो रेट या बैंक रेट क्या है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो आपको देख के जाना है। जो लिखा है ये करंट में चल रहा है आज की डेट में, तो ये मैंने आज लिख दिया है। आगे आते हैं और समझते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की प्रक्रिया। भाई इसे कहा जाता है खुले बाजार की प्रक्रिया। खुले बाजार की प्रक्रिया में क्या होता है भाई, इससे कैसे कंट्रोल होता है, यहां पे तो कोई रेट है नहीं। तो समझिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करती है आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियां कहा जाता है इसे, सरकारी प्रतिभूतियां या बॉन्ड कह लीजिए, इसको बेचती है। इसको बेचने से होता क्या आप समझिए, लगभग में एक आम जनता की तरह आप अपना पैसा कहां रखते हैं, आप अपना पैसा कॉमर्शियल बैंक्स में सेविंग अकाउंट में रखते हैं। कहां रखते हो, सेविंग अकाउंट में रखते हो, या कहीं ना कहीं जमा करके रखते हो, ठीक है। सेविंग अकाउंट पे 2 से 3% का ब्याज वगैरह आपको मिलता है, जो भी मिलता हो, ये आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जब आरबीआई क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना चालू करती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा रखती है। क्या है, इंटरेस्ट रेट हायर है, इंटरेस्ट रेट क्या है, हायर है। अब यहां रखने पे 2 से 3% मिल रहा है, और यहां पे आपको मान लीजिए 5 से 6% मिल रहा हो, तो आप क्या करोगे, आप कॉमर्शियल बैंक से अपना पैसा निकालोगे, कहोगे भाई कॉमर्शियल बैंक से पैसा निकालो फटाफट। तो आप क्या करोगे, कॉमर्शियल बैंक से पैसा निकालोगे। पब्लिक क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंक से पैसा निकालेगी पब्लिक, और ये जो आरबीआई सेल कर रही है इसको खरीद लेगी। क्या करेगी, खरीद लेगी। तो कॉमर्शियल बैंक से जब डिपॉजिट आपने निकाल दिया, कॉमर्शियल बैंक पब्लिक के पैसे को ही डिस्ट्रीब्यूट करता है कई बार लोन के लिए। तो जब कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कम हो गया तो क्या वो लोन दे पाएगा, नहीं। जब डिपॉजिट ही नहीं है तो यहां क्या होगा, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के सिचुएशन में क्या होगा,
आरबीआई सेल करती है, आरबीआई सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जिसको खरीदने के लिए पब्लिक क्या करती है, पैसा निकालती है, पैसा निकालेगी। पैसा कहां से निकालेगी, कॉमर्शियल बैंक से निकालेगी। कॉमर्शियल बैंक के सेविंग अकाउंट से पब्लिक अपना पैसा निकाल लेती है और किसको दे देती है, आरबीआई को दे देती है। आरबीआई सेल करती है, आरबीआई को दे देती है, ठीक है। तो आरबीआई के कॉमर्शियल बैंक से पैसा कहां चला गया, आरबीआई के पास चला गया। आरबीआई के पास पैसा चला गया तो क्या हो जाएगा, पब्लिक विड्रॉ मनी फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। तो अब कॉमर्शियल बैंक क्या होगा, लोन कम देंगे, लोन कम देंगे, पब्लिक के पास पैसा कम रहेगा तो पब्लिक डिमांड कम कर पाएगी, क्योंकि पब्लिक ने अपना पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया बचाया हुआ, तो कैसे मार्केट में डिमांड करेगी। कमर्शियल बैंक जो उसको लोन दे सकते थे उसका पैसा तो पब्लिक ने निकाल के सीधे गवर्नमेंट के आरबीआई की सिक्योरिटीज खरीद ली, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली आरबीआई से। तो क्या हो गया, सारा मैटर खत्म, क्योंकि उसको हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसको दिख रहा है भाई यहाँ पे फायदा ज्यादा है और सभी लोग फायदे का सौदा करते हैं। तो क्या हो गया, मार्केट से पैसा चला गया आरबीआई के पास, तो एक ये टूल हो गया। तो क्या करेगी, जब मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा तो आरबीआई सेल करेगी। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या करती है आरबीआई, सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो, जब मार्केट में मंदी है, डिफ्लेशन है, तो क्या करेगी आरबीआई, कहेगी अच्छा मार्केट में डिफ्लेशन है, चलो परचेज करते हैं। क्या करेगी, अब परचेज करेगी। अब क्या करेगी आरबीआई, आप कहेगी अब परचेज करते हैं, चलो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो पब्लिक को वादा किया है कि उस पर इंटरेस्ट देंगे, तो आपको एक पेपर मिल गया जिसपे गवर्नमेंट बॉन्ड पे लिखा कि आपने इतने 1000 रुपए दिए, इतने % इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो जब आरबीआई परचेज करती है तो पब्लिक क्या करेगी, अब पब्लिक क्या करेगी, आरबीआई परचेज कर रही है, आरबीआई परचेज कर रही है, आरबीआई परचेज करेगी तो उसके बदले में पब्लिक को क्या मिलेगा, पब्लिक को मिलेगा पैसा। पब्लिक को क्या मिलेगा, पैसा। अब पब्लिक के पास पैसा है, आरबीआई से पैसा किसके पास आ रहा है, पब्लिक के पास आ रहा है जब परचेज कर रही है, और जब सेल कर रही थी तो पैसा किसके पास जा रहा था, पब्लिक से आरबीआई के पास। इसको इस तरह से समझ लीजिए, इस डायग्राम को मैं ऐसे समझा दूं तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, याद रखिएगा ये डायग्राम हमेशा काम आएगा। पब्लिक के पास पैसा था, जब आरबीआई ने सेल किया, आरबीआई ने सेल किया तो पैसा किसके पास गया, कमर्शियल बैंक से पब्लिक ने पैसा निकाला और किसको दे दिया, आरबीआई को। अब आरबीआई परचेज करेगी तो आरबीआई पैसा किसको देगी, पब्लिक को देगी। क्यों, क्योंकि परचेज कर रही है ना, तो पैसा उसके बदले देगी। और फिर जब पब्लिक के पास पैसा हो गया तो पब्लिक उस पैसे को सेव करेगी, तो वो पैसा पब्लिक कहाँ डाल देगी, कमर्शियल बैंक में डाल देगी। कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट ज्यादा आ गया तो आरबीआई जब परचेज करेगी सिक्योरिटीज तो पब्लिक अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करेगी, कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा आ गया तो क्या करेंगे, लोन बांटेंगे। लोन जब देंगे तो पब्लिक पास, आम पब्लिक के पास पैसा आया तो क्या बढ़ जाएगा, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। दिख रहा है ये डायग्राम, इसी तरह से इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ द डायग्राम इन द सेम वे, राइट डाउन द ऑल थिंग इन द सेम वे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया हैंडमेड नोट्स आपका बन जाएगा और आप इस डायग्राम को देखते ही समझ जाएंगे कि इन्फ्लेशन के सिचुएशन में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करके पब्लिक का पैसा अपने पास रखती है, क्योंकि पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसा निकाल के यहाँ पे डालती है, उसको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। और जब गवर्नमेंट को लगता है आरबीआई को कि डिफ्लेशन का सिचुएशन है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेजिंग करती है कि लाओ भाई अब हमारी सिक्योरिटीज वापस करो, उसके बदले अपने पैसे ले जाओ विद द इंटरेस्ट रेट। तो पब्लिक पैसा उठाती है और फिर उसके बाद जब अपनी सेविंग्स रखने के लिए वो चली जाती है कमर्शियल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ जाता है, ठीक है, कोई डाउट नहीं। इसके बाद लास्ट पे आते हैं, लास्ट है हमारा रिवर्स रेपो रेट। प्रेजेंट टाइम में 3.35% है। रिवर्स रेपो रेट एक बहुत सिंपल सा सिचुएशन होता है, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि एज ए पब्लिक आप अपना सेविंग कहाँ रखते हो, सेविंग रखते हो कमर्शियल बैंक में। कहाँ रखते हो, कमर्शियल बैंक में, ठीक है, कमर्शियल बैंक के पास रखते हो या बैंक के पास, समझो क्या कमर्शियल। तो सेविंग क्या होता है, एक तरह का सरप्लस अमाउंट होता है ना, एक तरह का क्या होता है, सरप्लस अमाउंट होता है, तभी तो आप सेविंग करते हो। और इसके बदले में आपको कुछ ब्याज आपके सेविंग अकाउंट पे 2 से 3% का जो भी ब्याज होता है वो मिलता है। वैसे ही जब कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस अमाउंट आ जाता है, क्या होता है, सरप्लस अमाउंट जमा हो जाता है, तो वो सोचती है कि जो अपना सरप्लस है इसका क्या करें, लोन दें।
लोन देने की जगह लोन देने और उसको वसूलने में बड़े खर्चे भी आते हैं, आसान काम नहीं है, लोन एक लंबा प्रोसेस होता है। तो आरबीआई कहती है कि अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है तो आप हमको दे दीजिए, क्या दे दीजिए, हमारे पास दे दीजिए, हम आपको इस पे इंटरेस्ट देंगे अपने पास से। तो अब आरबीआई इंटरेस्ट दे रही है, आरबीआई गिविंग इंटरेस्ट टू द कॉमर्शियल बैंक। अभी तक सभी के सभी रेट में कॉमर्शियल बैंक किसको इंटरेस्ट दे रहे थे, आरबीआई को। अब आरबीआई दे रही है इंटरेस्ट क्योंकि ये उसका कस्टमर है। तो आरबीआई ने कहा कि 100 रुपए अगर तुम मेरे पास जमा करते हो तो मैं तुम्हें 3 रुपये 35 पैसे 3.35 का रेट पे तुम्हें मैं दूंगा। जब तुम अपना पैसे निकालोगे उस पर तुम्हारा पैसा भी पड़ा रहेगा सेफ और तुम्हें ब्याज भी मिलेगा। तो कॉमर्शियल बैंक कहते हैं क्यों ना भाई हम कुछ ब्याज कमा लें, आरबीआई को तो बहुत देते हैं, लेकिन हाँ वो लोन कम, वो आपको रेट कम रहेगा, सीधी बात है। अच्छा सर, इससे रिवर्स रेपो रेट से कैसे काम चलता है भाई, इससे कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन